हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। कल इतना कुछ इंटरेस्टिंग जानने के बाद हम लोग की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली मेरी क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बाकी सब चीज़ों को भी जानने की। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोग मनी को ही क्यों यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा मनी नहीं था उससे पहले हम लोग किस वे में डील करते थे, क्या था हमारे पास सिस्टम। तो हम लोगों ने बार्टर सिस्टम पढ़ा था। तो हम लोगों ने जब भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने तो हम लोगों की क्यूरियोसिटी थोड़ी और बढ़ रही थी कि बार्टर सिस्टम आया उसके बाद क्या आज हम लोग जो करेंसी यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्टली वही करेंसी आई थी या फिर इससे पहले भी कुछ और सिस्टम थे या फिर कुछ और चीज़ें भी यूज़ हुआ करती थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इन्हीं सारी क्यूरियोसिटीज़ को आपको आंसर करने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा होने वाला है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर पर हमारा सेकेंड लेक्चर है। अगर आपने कल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप वो कल का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कि हम लोग आज जो करेंसी यूज़ करते हैं डायरेक्टली वही करेंसी आई थी और इतने सालों से वही करेंसी चली आ रही है या फिर उससे पहले भी कोई और प्रोसीजर हुआ करता था। तो देखिए काफ़ी अर्ली एजेस में बहुत टाइम पहले जो है, जैसे कि मैंने आपको बार्टर सिस्टम बताया था, बार्टर सिस्टम में जैसे डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते थे विदाउट एनी यूज़ ऑफ मनी, उसी तरीके से हम लोग पहले के टाइम पर जो इंडियंस हुआ करते थे वो ग्रेन्स और कैटल यानी कि वो लोग जो क्रॉपिंग करते थे, जो खेती करते थे, उससे जो अनाज मिलता था वो अनाज, और इसके अलावा जो उनके पास अपने पालतू जानवर हुआ करते थे, पशु होते थे, वो कैटल्स, उनको जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया करते थे। रूरल एरियाज़ में तो अभी काफ़ी टाइम तक ये चलता था ग्रेन्स का वाला सिस्टम कि दुकान से कुछ खरीदना होता था तो थोड़े से गेहूं बच्चे हाथ में लेके जाते थे और दुकान वाले को देते थे और उससे जो है कोई भी सामान खरीद लेते थे। तो ये सिस्टम तो अभी काफ़ी टाइम तक चलता था, मैंने भी देखा है ये सिस्टम और मैंने किया भी है ऐसा। तो ये सिस्टम भी चलता था और इंडियंस ने काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को यूज़ किया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैक ऑफ मेजरमेंट का नहीं पता चलता था कि कितने से क्या मिलेगा और क्या सिस्टम रहने वाला है, जिस वजह से इनमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन लोगों की नीड्स कम होती थी, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं होती थी, लिमिटेड रहती थी, इसलिए ये लोग ग्रेन्स और कैटल के साथ जो है लोग डील कर लेते थे, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी। ठीक है, इसके बाद कुछ टाइम बाद जो है कुछ और फॉर्म्स ऑफ करेंसी हम लोग को देखने को मिली। बाद में जो है मेटलिक कॉइन्स यूज़ किए जाने लगे। मेटलिक कॉइन्स है, इसका मतलब ये है कि कॉइन्स जो है मेटल से बने होंगे और ये कॉइन्स जो है काफ़ी प्रेशियस मेटल से बना करते थे, लाइक गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, इस तरीके के प्रेशियस मेटल से ये कॉइन्स जो है बनाए जाते थे। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैं आप लोग के लिए कॉइन्स के लेके आई हूँ, कुछ टाइम पीरियड्स जो हमारे यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी थी उनके अकॉर्डिंग उनके टाइम पर किस किस तरीके के सिक्के चला करते थे। तो वो कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास यहाँ पर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले जो है ये अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। आप लोगों ने हिस्ट्री में ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी होगी पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में हम लोग आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के कुछ इस तरीके के होते थे जिन पर कुछ इंप्रेशंस को प्रिंट कर दिया जाता था और मतलब इंप्रेशन को पहले गर्म किया जाता था और फिर उसको जो है इन मेटल्स के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता था और ये पंच मार्क्ड कॉइन्स बनाए जाते थे, जिन्हें हिंदी में हम आहत सिक्के कहते हैं। सबसे पहले इसी तरीके के सिक्के बनाए जाते थे। उसके बाद ये जो है मौर्यन कॉइन्स हैं। मौर्यंस के टाइम पर कुछ इस तरीके के कॉइन्स चला करते थे। इसके अलावा कुछ और पिक्चर्स भी हम लोग के पास हैं। तो ये देखिए, ये गुप्ताज के टाइम के कॉइन है। उनके जो टाइम पे कॉइन चलते थे वो कुछ गोल्ड कॉइन होते थे और उस पर जो इम्प्रेशन था वो कुछ इस तरीके का इम्प्रेशन हुआ करता था। इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं सिक्कों के बारे में, काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हिस्ट्री बुक्स में आपको मिल जाती है। ये जो है तुगलक कॉइन्स है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जब तुगलक डायनेस्टी आई थी तो उसके टाइम पर कुछ इस तरीके के कॉइन्स चलते थे। वो लोग अपनी भाषा में जो है कुछ चीज़ें लिखा करते थे कॉइन्स के ऊपर। तो इस तरीके के कॉइन्स जो है वो तुगलक टाइम पीरियड में चलते थे। और ये जो कॉइन्स हैं ये हैं मुगल कॉइन्स। मुगल डायनेस्टी के टाइम पर इस तरीके के कॉइन्स को जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज
यूज़ किया जाता था। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स जो है काफ़ी टाइम तक यूज़ किए गए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब आप पुरानी मूवीज़ देखते हो, पुराने कुछ हिस्टोरिक सीरियल्स देखते हो, तो उसमें आप लोग को ये चीज़ दिखाई जाती है, आपने कभी देखा होगा कि इस तरीके के कॉइन्स को यूज़ किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इससे भी जो है काफ़ी कन्वीनियंट हो गया था प्रोसेस, वहीं से कन्वीनियंसी जो है शुरू हो गई थी। लेकिन हम लोग आज जो करेंसी यूज़ करते हैं वो किसी प्रेशियस मेटल से नहीं बनी होती है, वो एक सिंपल पेपर होता है, पेपर नोट होता है, कॉइन होते हैं और एक बहुत ही नॉर्मल सी करेंसी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। मतलब आज मैं बोलूँ तो ये चीज़ बिल्कुल सही होगी कि सब लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, मतलब पैसा ही सब कुछ होता है। ठीक है, पहले के लोगों का समझ में आता था कि वो लोग इन कॉइन्स को एज अ करेंसी इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि वो बहुत प्रेशियस होते थे। गोल्ड सिल्वर अपने आप में ही बहुत प्रेशियस मेटल होते हैं, तो इनको वो लोग एज अ करेंसी यूज़ कर रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन इस करेंसी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? वाई? इस करेंसी को यूज़ करने का कोई रीज़न, कोई तो रीज़न होगा जिस वजह से इस करेंसी को जो है आज हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग जो ये वर्ड पढ़ रहे हैं करेंसी, व्हाट डज इट मीन? करेंसी का मतलब होता है मनी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। करेंसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में दिस इज कॉल्ड मनी। करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन शॉर्ट इट्स मनी। करेंसी का मतलब होता है मनी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो करेंसी हम लोग आज यूज़ करते हैं ये एक सिंपल पेपर होता है और इसे हम लोग इतना इम्पॉर्टेंट, इतना वैल्यूएबल क्यों मानते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस क्यूरियोसिटी को शांत करने का भी मेरे पास आपके लिए तरीका है और वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर भी हम लोगों ने पूछा है, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ऐसा क्यों है, और इसे एज अ करेंसी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मनी, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इसीलिए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि एक कंट्री की गवर्नमेंट एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे ऑथराइज्ड करती है, उसे लीगल बनाती है ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, एक कंट्री, उसकी गवर्नमेंट या फिर कोई लीगल अथॉरिटी जो है उसको ऑथराइज करती है। दैट्स वाई उस करेंसी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है यूज़ करते हैं। उसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, एक नोट के ऊपर जितनी वैल्यू लिखी होती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है और उसके बराबर उसे समझा जाता है। गवर्नमेंट हमें ये प्रॉमिस करती है कि उस पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो बिल्कुल फिक्स है, न कम न ज़्यादा, और इसे लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है एक कंट्री के अंदर। ठीक है, हम एक कंट्री के अंदर बात कर रहे हैं। आप ये नहीं है कि यहाँ का आप 100 रुपये लेके जाओ और बाहर दूसरी किसी कंट्री में जाओ, आप यूएस जाओ या कहीं भी जाओ, तो आप ये कहो कि इंडिया में इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है तो वहाँ पर भी 100 रुपीज़ होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहे हैं और हम लोग जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो अभी हमने देखा कि ये होता है कि एक गवर्नमेंट जो है उस करेंसी को ऑथराइज करती है, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम इंडिया के लिए बात कर रहे हैं तो इंडिया में ये काम कौन करता है वो भी हमें पता होना चाहिए। आप लोगों से नॉर्मली भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इंडिया में जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसीज को इशू करती है। करेंसी जो जहां भी इशू की जाती है ऑल ओवर द इंडिया वो आरबीआई की तरफ से इशू की जाती है बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये किसके अंडर में काम करती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम करती है। अब आरबीआई के बारे में आप लोगों को कुछ फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत एक इतनी बड़ी अथॉरिटी है जो हमारे देश के लिए करेंसी इशू करती है। उस एक अथॉरिटी के बारे में, उस एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया की सेंट्रल बैंक है और एक रेगुलेटरी बॉडी है। सभी बैंक्स की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा इसके जो स्टेब्लिशमेंट था, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। आई थिंक सो 85 और 86 ईयर्स अगो।
ठीक है, इतने साल पहले 86 ईयर्स अगो पहले जो है आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है और इसके अलावा जो इसके करंट गवर्नर हैं वो जो है प्रेजेंट गवर्नर वो है शक्तिकांता दास। इनका एक फोटो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, इनका पिक्चर। एक वो अथॉरिटी जिनके साइन जो है नोट्स पर होती है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बहुत बड़े पर्सन है जिनकी साइन नोट पर होती है। और ये साइन इसलिए होती है, ये आरबीआई के बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये साइन करते हैं कि नोट की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम आपको पे करने का प्रॉमिस करते हैं। तो वो एक प्रॉमिस स्टेटमेंट होता है नोट्स के ऊपर, जिस पर जो है गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया हो। आरबीआई जो है रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आरबीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क करती है। It is responsible for the issue and supply of the Indian rupee and the regulation of the Indian banking system। ये पॉइंट भी मैं कवर कर चुकी हूँ कि ये इंडियन रुपी की जो इशू होता है, जो करेंसी होती है, इसे इशू और बाकी जगह सप्लाई करने का काम भी आरबीआई ही करती है। एंड बाकी जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी आरबीआई है। जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, सब कुछ जो है वो आरबीआई की तरफ से फाइनलाइज किया जाता है। उसके बाद बाकी सब बैंक्स जो है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर, हमारी करेंसीज को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। ये एक बहुत बड़ा लॉ है और इस लॉ का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी इंसान उठेगा, मैं ही मान लीजिए मैंने क्या किया, एक पेपर को नोट के साइज़ में कट किया और उसको अच्छा सा पेंट करा और उस पर गांधी जी वगैरह सब बना के मैंने नोट बना दिया। अब मैं भी कहूँगी कि ये भी बिल्कुल ऐसा ही नोट है जैसे आरबीआई का नोट होता है, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लॉ है कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी करेंसी को इशू नहीं कर सकती है। इसे इशू करने का काम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का है और वही करेगी। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो इसे पूरी तरीके से इलीगल माना गया है लॉ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हमने ये देख लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रुपीस को इशू नहीं कर सकती, करेंसी को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं करेगी, लेकिन हमारे पास जो करेंसी है वो किसी ने लेने से मना कर दिया तो क्या होगा? मैं किसी दुकान पे गई 10 रुपये लेकर, मुझे चॉकलेट चाहिए और वो अंकल ने मना कर दिया कि चॉकलेट नहीं मिलेगी 10 रुपये से, तो फिर क्या होगा? तो ऐसा भी नहीं हो सकता। लॉ जो है लीगल करता है रुपी को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट के तौर पर। यहाँ पर जो है कोई भी इंसान ऑल ओवर द इंडिया उस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता, रुपी को लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऑथोराइज किया गया है बाय द आरबीआई बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी एक लॉ है, इसलिए जब भी ट्रांजैक्शंस रुपी में होते हैं तो उसे जो है लीगल माना जाएगा इंडिया में। उसे कोई भी मना नहीं कर सकता कि हमें जो है इस फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। तो द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। आई होप ये दो लॉज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों कि कोई भी इंडिविजुअल और कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह से करेंसीज को इश्यू या सप्लाई नहीं कर सकती है। और दूसरा लॉ, कोई भी जो है रुपी के ट्रांजैक्शन को रिफ्यूज नहीं कर सकता है एज अ मोड ऑफ पेमेंट इन इंडिया। अगर वो ट्रांजैक्शन रुपी में किया जा रहा है और वो नोट पूरी तरीके से रियल है तो उस ट्रांजैक्शन को कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है। तो ये दोनों लॉ जो है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर को मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को जो है बहुत अच्छे से समझना होता है। तो हम यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो में क्लियर करेंगे जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाएँ और सारी चीज़ें आपके दिमाग में मैस ना हो। तो आज हम लोगों ने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे पास आप लोगों के लिए है, ये है अनअकैडमी प्रोडिजी। फ्रेंड्स, इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि अनअकैडमी आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्रॉम 23 जनवरी। सुबह 10 बजे से आप लोग के टेस्ट होंगे जिसमें क्लास 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th, 12th के इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
आप लोग को जो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और जो स्कॉलरशिप इस टेस्ट में मिलने वाले हैं, जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग compete करेंगे, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का प्रेपरेशन लेवल क्या है और आपकी तैयारी कैसी है। आप किसी टेस्ट के लिए किस तरीके से फाइट कर सकते हैं और कितनी तैयारी आपको करनी है, ये आप लोग को इस एक टेस्ट से पता चलने वाला है। तो मतलब एक टेस्ट इतने सारे काम जो आप लोग के लिए कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस चांस को मिस करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक कर खुद को इस टेस्ट के लिए फ्री एनरोल करना है। फ्री एनरोल करने के लिए आप सिंपली मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज माई नेम भारती G10, BHARTI G10। ये सिंपल सा कोड यूज कर आप खुद को फ्री एनरोल कर सकते हैं। ये टेस्ट का स्केड्यूल जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस किस क्लास के टेस्ट किस किस दिन होने वाले हैं और किस किस टाइमिंग पर होने वाले हैं। तो एक डेट शीट के तौर पर इसे अपनी स्टडी टेबल पर स्टिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी डेट या टाइम मिस ना कर दें। ठीक है, अब आपके मोटिवेशन लेवल को थोड़ा डबल करने के लिए और आपको थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए आपके रिवॉर्ड्स में आप लोग को बता देती हूँ। जो रैंक 1 स्टूडेंट है उन्हें मिलेगा मैकबुक एयर, रैंक 2 स्टूडेंट को मिलेगा 2nd and 3rd एप्पल आईफोन, रैंक 4-5 को मिलेगा एप्पल आईपैड, 6 to 40 अमेजन इको डॉट, 41 to 100 अमेजन वाउचर्स। मतलब एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा 20 लाख प्लस कॉलेजेस की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। मतलब इससे बड़ा आपके लिए और क्या हो सकता है। इतने एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस चांस को मिस करना चाहिए। ग्रैब दिस चांस, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं जिसमें इतने अच्छे रिवॉर्ड्स हो, इतनी अच्छी स्कॉलरशिप आपको हो और टेस्ट भी ऊपर से फ्री हो। तो सब कुछ आपके फेवर में है। आपको करना क्या है, सिर्फ एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और वो कैसे होगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आपको टेस्ट का फॉर्मेट देखना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो आप इन प्रैक्टिस टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। इन्हें भी फ्री एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ भारती G10। ये कोड यूज़ करना है और आपको ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट के लिए भी खुद को एनरोल करना पड़ेगा। तो आप लोग को एक फॉर्मेट पता चल जाएगा, वो फॉर्मेट आप लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आप इजीली फाइनल टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाओगे और उस टेस्ट को बहुत अच्छे से फाइट कर पाओगे। आई होप आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग की यही चीज़ें हम लोग को मोटिवेट करती हैं और हमारे लिए भी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय एवरीवन।